प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है आज RCC के सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे बॉन्ड, एंकरेज, टॉर्सन, कॉलम, वॉल एंड फुटिंग के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग जो है इसका करने वाले हैं। सिविल बूस्टर जो बुक आता है उसका हम लोग करने वाले हैं। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि डियर, ये जो बुक है ये शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप कह सकते हो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट तब होगा जब ऑलरेडी आप जो है बेस्ड कंटेंट पढ़ चुके हैं। मतलब अच्छे से अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया है तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपके जो है ज़रूरी है ना, या क्विक रिवीजन में आपको जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे SSC JEE हो गया, UPSC JEE हो गया, स्टेट JEE हो गया, जितने भी स्टेट JEE आते हैं वो सभी हो गए, DMRC हो गया, PGCIL हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके डिप्लोमा लेवल पे जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका जो है इम्पॉर्टेंट ये आपका है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले बॉन्ड एंड एंकरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डियर, यहाँ पे अगर बात किया जाए बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड जो है एक स्ट्रेंथ होता है जो कि आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है स्टील और कंक्रीट के बीच में होता है। इसका काम क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है ना, उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है, जो कि एक्ट होता है ऑन सरफेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के सरफेस के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस लगता है सरफेस पे, उसको रजिस्ट करने का काम करता है। कौन काम करता है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है और एडहेसिव रेजिस्टेंस होता है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस होते हैं जो फॉर डिफॉर्म्ड बार। किस तरीके के बार के लिए? डिफॉर्म्ड बार के लिए। जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफॉर्म्ड बार ओनली। एडहेसिव रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय ट्रिपिंग ऑफ बार्स ड्यू टू श्रिंकेज, है ना। किसके कारण से? श्रिंकेज के कारण से। HYSD आर डिफॉर्म्ड। HYSD जो है ये डिफॉर्म्ड बार होता है जो कि एक्चुअल आपका कॉन्टैक्ट एरिया होता है ऑफ बार increases as compared to contact area based on nominal diameter। nominal diameter के बेस पे जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया है उसके कंपैरिजन में कॉन्टैक्ट एरिया हमारा जो डिफॉर्म्ड बार का ज़्यादा होता है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इफ वी यूज HYSD वार इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील वार। माइल्ड स्टील वार के कंपैरिजन में अगर HYSD वार को रखते हैं तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। जो एलॉयबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज करता है 60% से डिफॉर्म्ड बार के लिए। इंक्रीज इन एलॉयबल बॉन्ड स्ट्रेस रिड्यूस होता है डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट के। LD डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 5 सिग्मा S by 4 tau BD। The formula is applicable for mild steel bar in tension। जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये डेवलपमेंट लेंथ का, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है या एप्लीकेबल है आपका माइल्ड स्टील वार जो कि टेंशन में है, तभी जो है ये आपका एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज़ ये आपका जो है एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। फॉर अ बार इन कंप्रेशन, जो बार है कंप्रेशन में, टाउ BD इज इंक्रीज्ड बाय 25%, है ना। टाउ BD जो है वो इंक्रीज करता है बाय 25% से। द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, जो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड होता है टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज टू यूज मोर नंबर ऑफ थिनर वार। मोर नंबर ऑफ थिनर वार का जो है रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत पड़ती है। बाई दिस वे, इस तरीके से हम लोग जो है कह सकते हैं वी वुड बी एबल टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ बार कीपिंग द लॉन्गिट्यूडनल और टेंशन एरिया ऑफ बार।
सम बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीज्ड कॉस्ट और मटेरियल, बिना मटेरियल के कॉस्ट को इंक्रीज यानी दाम बढ़ाए हुए या कोई मटेरियल को चेंज किए हुए जो हम लोग क्या करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, फॉलोइंग आर द अदर मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे हमारा इंक्रीज्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा यूजिंग डिफॉर्म्ड बार इन प्लेस ऑफ प्लेन बार, इंक्रीज कवर प्रोवाइडेड अराउंड ईच बार, प्रोवाइडिंग बेंड्स, हुक्स और मैकेनिकल एंकरेज। इनको भी जो अगर प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। एज वेल एज एनी मेथड विच इंक्रीजेज confinement around bar would increases the bond strength of bar, जो कि bond strength of bar को क्या करता है इंक्रीज करता है। bond stress इज इक्वल जो है ये दो भाग में बांटा जाता है आपका, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन बैंडिंग मोमेंट और आपका जो है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन। तो जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है ये डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड किया जाता है, यानी डेवलपमेंट लेंथ इज़ प्रोवाइडेड, और आपका एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस में एंकरेज लेंथ जो हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो है इट डेवलप्स अलोंग द लेंथ ऑफ बार, अलोंग द लेंथ ऑफ बार को जो है ये डेवलप करता है टू लेट द कंक्रीट और स्टील एक्ट टुगेदर, और जो कंक्रीट और जो स्टील है वो एक साथ जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप ये बीम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये मोमेंट इधर आ रहा है और ये मोमेंट यहाँ पे है, ये टेंशन आपका हो रहा है ना, ये एलिमेंट्री कुछ चेंज इन टेंशन है और ये dx है। तो टाउ बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा V/JD समेसन ऑफ O, या फिर V/ZD इन J इंटू D इंटू N इंटू पाई इंटू फाई, है ना। यहाँ पे आप जो है अगर एलिमेंट्री लेकर चलेंगे तो dm/dx इंटू J माइनस D J इंटू D इंटू N फाई इंटू पाई, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो D है ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, V जो है वो आपका शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेक्शन पे, और समेसन ऑफ O जो है ये समेसन ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, और आपका फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ O इज इक्वल टू N इंटू पाई इंटू फाई। फाई जो है ये नंबर ऑफ जो भी रेनफोर्समेंट है उसका डायमीटर क्या है वो हमको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और N जो है नंबर ऑफ बार्स को रिप्रेजेंट करता है। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस जो है ये टेंशन के कारण से जो है डेवलप होता है। इट डेवलप्स इन एंकरेज जोन, ये एंकरेज जोन में जो है डेवलप करता है एट द एंड बार पे, और एट द कट ऑफ पॉइंट, और कहाँ पे कट ऑफ पॉइंट पे ऑफ ए बार विद इन a span of beam so that bar is not pulled out। इस तरीके से जो है किया जाता है ताकि जो पुल्ड आउट किया जाए तो वो पॉसिबली ना संभव हो, है ना, उसको हम लोग ना कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपका है, तो यहाँ पे इतना लेंथ हम लोग यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ताकि इसको अगर खींच भी दें कास के ना तो बाहर ना आए, है ना, खींच भी दें तो वो बाहर ना आए, तो उसको जो है हम लोग एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस जो है कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट लेंथ शुड बी सच दैट मिनिमम कि हमारा जो है खींचने के बाद भी वो बाहर ना आए, तो उसी को जो है हम लोग क्या कहेंगे एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें जो है हम लोग डेवलपमेंट लेंथ हमारा होगा, और आपका जो है यहाँ पे दिया भी गया है कि एंकरेज लेंथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट लगभग वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर ही लगभग रहता है। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LD इज इक्वल टू 0.87 F/5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S/4 टाउ BD। AST इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/4 फाई स्क्वायर, पाई/4 फाई स्क्वायर।
एल डी जो है डेवलपमेंट लेंथ, टाउ बी डी जो है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, और फाई जो है नॉमिनल डायमीटर आपका जो है होगा। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, M25, M30, M35 और M40 एंड एवब। तो टाउ बी डी का वैल्यू अगर बात किया जाए परमिसिबल वैल्यू, तो यहाँ पे दिया गया है टाउ बी डी न्यूटन पर mm स्क्वायर में 1.2, M20 के लिए, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7 और M40 एंड एवब के लिए 1.9। डेवलपमेंट लेंथ ड्यू टू फ्लेक्चुरल, फ्लेक्चुरल के कारण अगर डेवलपमेंट लेंथ बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है एल डी लेस देन इक्वल टू M1/V प्लस एल नोट। एल नोट का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम ऑफ डी या फिर 12/5, या तो डी का जो वैल्यू होगा वो या 12 गुने 5 करेंगे तो जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा वो एल नोट का वैल्यू होगा। V जो है ये शियर फोर्स होता है एट द सेक्शन ड्यू टू डिज़ाइन लोड, और M1 जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑफ सेक्शन, सेक्शन का टू बी एज्यूमिंग ऑल रेनफोर्समेंट एट सेक्शन टू द स्ट्रेस ऑफ 0.87 F/E। जब हम लोग जो है एंड पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं आर कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव या कंप्रेशन, देन M1 जो है इंक्रीज़ करता है आपका 30% से। कितना? 30% से M1 जो है इंक्रीज़ करता है। बंडल्ड बार जो है ये डेवलपमेंट लेंथ जो होता है ईच बंडल का बार का शुड बी इंक्रीज 10%, 10% इंक्रीज़ करते हैं व्हेन 2 वार्स आर बंडल, जब 2 वार जो है बंडल में कनेक्ट किया जाता है। एंड वाई 20% जो है हम लोग इंक्रीज़ करेंगे कब? जब 3 वार्स बंडल किया जाएगा, और 33% जो है आपका इंक्रीज़ करेंगे जब 4 वार जो है बंडल किया जाता है तब। जो बेंड और हुक है ये जब लेंथ होता है स्ट्रेट पोर्शन का, है ना, सीधा जो पोर्शन है उसका जो लेंथ होता है बार का बियॉन्ड एंड ऑफ हुक शुड बी एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर के कितना होता है? 4 टाइम्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मोड़ा गया ये स्टैंडर्ड यू टाइप हुक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो डायमीटर है उसके इतना जो है इसके बराबर 4 गुना के बराबर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। K2 प्रोवाइड करेंगे, K = 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि माइल्ड स्टील, और K = 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब जी है आपका HYSD हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आपका होगा। एज पर क्लाउज 456/2000 के अनुसार अगर बात किया जाए, क्लाउज नंबर जो है 26.2.5.1, तो जो लैप लेंथ होता है वो इंक्लूड करता है लैप लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू को ऑफ हुक्स फॉर वार्स इन फ्लेक्चुरल टेंशन में लेंथ जो है वो LD होता है या फिर 35 होता है, विच एवर इज़ ग्रेटर जो भी बड़ा होता है। एंड फॉर डायरेक्ट टेंशन के लिए सेल बी 2LD और 35 जो भी बड़ा होगा उसको लेकर चलेंगे। और जो स्ट्रेट लेंथ होता है आपका लैप का शुड नॉट बी लेस देन 15 और 200 mm, 15 और 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। लैप लेंथ इन कंप्रेशन, जो लैप लेंथ होता है कंप्रेशन में वो इक्वल होता है कि जो डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट किया गया कंप्रेशन में उसके बराबर होता है। एंड शुड नॉट बी लेस देन 12/5 और 24/5 से कम जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो लैप लेंथ होता है इन टेंशन उसके बारे में। तो फॉर फ्लेक्चुरल टेंशन में जो डेवलपमेंट लेंथ होता है या फिर जो 30x5 होता है, इसमें से जो भी आपको बड़ा वैल्यू देगा वो आपका लैप लेंथ को कैलकुलेट होगा। और डायरेक्ट टेंशन के केस में 2LD यानी 2 गुने डेवलपमेंट लेंथ गुने या फिर 30/5, इसमें से जो भी बड़ा होगा वो जो है हमारा लैप लेंथ के बराबर होगा। एज पर IS 456 क्लाउज नंबर 22.21
ए 2000 के अनुसार जो एंकरेज वैल्यू है बेंड का शुड बी टेकन एज 4 times ऑफ डायमीटर ऑफ बार एट 45 डिग्री। कितने पे? ईच 45, हर एक प्रत्येक 45 डिग्री पे जो है प्रोवाइड करते हैं। बेंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 16 times डायमीटर ऑफ बार। बार का जो डायमीटर होगा उसका 16 times तक जो है मैक्सिमम जो है हम लोग लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड हुक का कि यहाँ से जो है यहाँ तक 16 फाई है, ये 4 फाई है और ये आपका स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ये आपका रेडियस के बारे में बात किया जाए, R = K फाई। K जो है 2 लेकर चलेंगे माइल्ड स्टील के लिए और 4 लेकर चलेंगे HYSD बार के लिए। और यहाँ पे 8 फाई और ये 4 फाई, ये रेडियस जो है K × 5। K जो है K = 2 लेकर चलेंगे माइल्ड स्टील के लिए और K = 4 लेकर चलेंगे आपका HYSD बार के लिए। यह स्टैंडर्ड 90 डिग्री हुक आपका है। अब बात करेंगे टॉर्सन के बारे में। तो टॉर्सन जो है ये आपका अलग चैप्टर आ जाता है। तो टॉर्सन में अगर बात किया जाए तो जो इक्विलिब्रियम टॉर्सन होता है या जो प्राइमरी टॉर्सन होता है वो ऐसा टॉर्सन होता है विच कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरा, also occurs in beams where the transverse load are eccentric with respect to shear center of x axis या x section। और जो टॉर्सन होगा वो इंड्यूस्ड होगा इन बीम कर्व्ड इन प्लेन और सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनटी एंड लोड, है ना, ग्रेविटी और लोड के। जो हमारा कॉम्पैटिबिलिटी टॉर्सन है या सेकेंडरी टॉर्सन होता है ये इंड्यूस्ड होता है आपका स्ट्रक्चरल मेंबर में बाय रोटेशन अप्लाइड एट 1 or more पॉइंट, है ना, ये क्या एक से ज़्यादा पॉइंट पे along the length of member through interconnected member। कहाँ पे? interconnected member पे instead of by direct applied load, है ना, डायरेक्ट अप्लाइड लोड के जगह पे हम लोग जो है इंटरकनेक्टेड मेंबर पे जो है आपका धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, लोड आपका लगाते हैं। इफेक्ट ऑफ टॉर्सनल मोमेंट। टॉर्सनल मोमेंट का इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहला होता है बीम फेल्स इन डायगोनल टॉर्सन। डायगोनल टेंशन में क्या होता है? फेल हो जाता है। दूसरा कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग में हेल्प करता है द क्रैक्स विथ थ्रू डॉवेल एक्शन। और तीसरा जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स होता है वो प्रोवाइड किया जाता है आपका इन द फॉर्म ऑफ बार्स जो कि प्लेस्ड किया गया है क्लोज टू द पेरीफेरी बट ट्रावर्सर रेनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस या जो बीम एक्सिस होता है उसके। और चौथा होता है कि जो स्टीरअप होता है ये आपका रजिस्ट करता है शियर को, है ना। स्टीरअप का क्या काम होता है? शियर को रजिस्ट करना, जो भी वर्टिकल लोड के कारण से शियर डेवलप हो रहे हैं या टॉर्सन के कारण से जो शियर डेवलप हो रहे हैं उसको। एज पर IS कोड के अनुसार क्लाउज नंबर 41 में दिया गया है कि फॉर डिज़ाइन ऑफ टॉर्सन को डिज़ाइन करने के लिए या टॉर्सन सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए लोकेटेड एट ए डिस्टेंस लेस देन डी से लेस देन होगा फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट मे बी डिज़ाइंड फॉर द सेम टॉर्सन जो कि कैलकुलेट किया जाता है एट डी पे, है ना। और यहाँ पे जो डी होता है ये इफेक्टिव डेप्थ आपका होता है। फॉलोइंग शैल बी अप्लाई फॉर स्पेसिंग ऑफ बार, है ना। फॉलोइंग शैल बी स्पेसिंग मतलब कितना स्पेसिंग जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो एज पर IS कोड 456 के अनुसार जो हम लोग लेकर चलेंगे। बात करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि बिटवीन 2 पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार का, वो यूजुअली शुड बी नॉट लेस देन, है ना, लेस देन नहीं होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला पॉइंट दिया गया है कि जो डायमीटर है ऑफ बार इफ डायमीटर इज इक्वल
डायमीटर ऑफ बार जो है इफ़ डायमीटर इज इक्वल, दूसरा दिया गया कि 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा है कि डायमीटर ऑफ लार्ज बार इफ़ डायमीटर इज़ अनइक्वल, है ना। तो ये तीनों में से जो भी बड़ा वैल्यू हमें देगा उसी को जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेकर चलेंगे, और उससे कम का वैल्यू जो हमारा नहीं होना चाहिए, नॉट लेस दैन, है ना, उससे जो हमारा कम का वैल्यू जो है नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो डियर, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं कि रोल जो है हमारे लिए निभाता है। ओके, दूसरा सेकंड है आपका कि व्हेन देयर इज़ 2 और मोर rows of bar, the bars shall be vertical in line and minimum vertical distance between bar shall be, पहला है आपका 15 mm, दूसरा है आपका maximum size of bar whichever is greater, और तीसरा है थर्ड टाइम 2/3 of nominal maximum size of aggregate के, है ना, 2/3 गुने maximum size of aggregate जो है आपका हो जाएगा। फ्लैट स्लैब के बारे में अगर बात किया जाए तो एक ऐसा स्लैब होता है जो कि डायरेक्टली सपोर्टेड होता है आपका बाय कॉलम विदाउट बीम, बिना बीम के, और विदाउट ड्रॉप्स, और विदाउट फ्लेयर्ड कॉलम इज कॉल्ड फ्लैट बीम। उसको क्या कहेंगे? फ्लैट बीम जो है हम लोग कहेंगे। एंड मोनोलैथिकल कास्टेड विद कॉलम, और मोनोलैथिकली जो है ये कास्ट किया जाता है आपका कॉलम का। मेन फंक्शंस ऑफ ड्रॉप, जो मेन फंक्शंस होता है ड्रॉप का इन फ्लैट स्लैब में, वो काम होता है कि जो शियर है उसको रजिस्ट करना, शियर को क्या करना? रजिस्ट करना मेन जो है आपका काम होता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, जो मिनिमम थिकनेस होता है फ्लैट स्लैब का, शुड नॉट बी लेस दैन, वो लेस दैन नहीं होना चाहिए। कितना से उस लेस दैन नहीं होना चाहिए? तो 125 mm से लेस दैन नहीं होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट इन फ्लैट स्लैब शुड नॉट एक्सीड 2 गुने थिकनेस ऑफ स्लैब, है ना, थिकनेस ऑफ स्लैब के 2 गुना से ज़्यादा, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना होगा। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन स्लैब, जो क्रिटिकल सेक्शन है फॉर शियर इन स्लैब इज D/2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम, वेयर D इज़ इफेक्टिव डेप्थ, जहाँ पे D जो है इफेक्टिव डेप्थ होता है फ्लैट स्लैब का। जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है कैपेसिटी इन फ्लैट स्लैब, जो कि τ-c इक्वल टू KS(x) इंटू τ-c, τ-c' इज इक्वल टू 0.25 इंटू स्क्वायर रूट FC के LSM में, और τ-c' इज इक्वल टू 1.16 गुने अंडर रूट FC के WSM के लिए। KS का वैल्यू आपका होता है यहाँ पे 0.5 प्लस बीटा C, जहाँ पे KS का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होता है, और बीटा C इज इक्वल टू होता है आपका शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लॉन्गर साइड ऑफ कॉलम। शियर डिज़ाइन इन फ्लैट स्लैब इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी होता है फॉर नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए। किसके लिए? नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए। और इज़ एक्सीडेड द परमिसिबल शियर, किसमें? परमिसिबल शियर में आपका जो है होता है, बट नॉट लेस दैन एक्सीडिंग वॉल्यूम, लेकिन
जो एक्सीडिंग वॉल्यूम है वो नहीं होता है आपका 1.5 टाउ सी से, मतलब 1.5 टाउ सी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। टाउ सी जो है बड़ा होना चाहिए टाउ से, टाउ सी जो है बड़ा होना चाहिए किससे, टाउ सी से। ओके, इफ स्ट्रेस इज, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस्ड होता है आपका 1.5 टाउ सी स्लैब का शुड बी रीडाई। अगर एक्सीड कर जाता है 1.5 गुना से तो जो डिज़ाइनिंग है वो हमें फिर से जो है करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉलम के बारे में। तो कॉलम जो है कंप्रेसिव मेंबर्स होता है वेयर सिलेंडरनेस रेशियो इज़ ग्रेटर दैन 3, जहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है 3 से बड़ा होता है, और सिलेंडरनेस रेशियो इज़ लेस दैन 3, और सिलेंडरनेस रेशियो जो है लेस दैन आपका जो है 3 होता है। इज टर्म्ड एज पेडेस्टल, जिसको जो है पेडेस्टल जो है हम लोग कहते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन। लैम्डा लेस दैन 12 है तो शॉर्ट कॉलम फेल्स अंडर अल्टीमेट लोड बाय क्रैकिंग, और लैम्डा इज इक्वल टू ग्रेटर दैन आपका ग्रेटर दैन या इक्वल टू 12 है, लॉन्ग कॉलम होगा फेल्स ड्यू टू लार्ज लैटरल डिफ्लेक्शन अंडर रिलेटिव लो कंप्रेसिव लोड में। किसमें, लो कंप्रेसिव लोड में। जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है ये आपका इंटरफेस होता है बिटवीन डिफरेंट कंक्रीट प्लेसमेंट के। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट शुड बी प्लान्ड, है ना, शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे, इस तरीके से कि यहाँ पे जो लो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होता है उसको कंसिडरेबल काम किया जा सके। इन केस ऑफ बीम और स्लैब, बीम और स्लैब के केस में दे शुड बी प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड किया जाता है मिडिल 1/3 पोर्शन, है ना, ऑफ लोअर बेंडिंग एंड शियर फोर्स के लिए। इन केस ऑफ कॉलम, कॉलम के केस में दे शुड बी प्रोवाइडेड, इसको जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं a few centimeter below the junction of beam and at bottom fringes, है ना, और बॉटम जो हंचेज है उसमें। बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम जो है एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि सब्जेक्टेड होता है टू ट्रावर्स लोडिंग के और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के, है ना। ट्रावर्स लोडिंग में कौन कौन आएगा, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आपका आएगा। टाइज, स्ट्रट, शाफ्ट एंड बीम्स आर द वन डायमेंशनल और लाइन एलिमेंट्स। ये क्या होता है, वन डायमेंशनल और लाइन एलिमेंट्स होते हैं। वेयर द लेंथ इज मच ग्रेटर दैन डेप्थ, यहाँ पे लेंथ जो है ज़्यादा होता है डेप्थ या विड्थ से। एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग अपॉन मेन एक्शन दे आर डिज़ाइन टू रजिस्ट, है ना, वो डिज़ाइन किया जाता है रजिस्ट करने के लिए जो मेन एक्शन होता है उसके ऊपर। सैफ्ट जो है रजिस्ट करता है टॉर्क को, टाइज और स्ट्रट जो है ये रजिस्ट करता है यूनी एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन को रिस्पेक्टिवली, और बीम जो है ये रजिस्ट करता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को। जो इफ़ेक्टिव लेंथ होता है कॉलम का, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर ऑफ बकल्ड कॉलम का। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इफ़ेक्टिव लेंथ थियोरेटिकल अगर बात किया जाए एंड कंडीशन के लिए तो 1 एंड फिक्स्ड 1 एंड फ्री 2L, बोथ एंड हिंज्ड के लिए L, बोथ एंड फिक्स्ड के लिए L/2, 1 एंड ही फिक्स्ड और 1 एंड हिंज्ड L/√2। ये थियोरेटिकल L इफेक्टिव आपका होता है। वही अगर L इफेक्टिव बात किया जाए एज पर IS कोड, तो एज पर IS कोड अगर बात किया जाए तो 1 एंड फिक्स्ड और 1 एंड फ्री 2L आपका हो जाएगा, और बोथ एंड हिंज्ड, है ना, दोनों एंड अगर हिंज्ड है तो उसके लिए L, बोथ एंड फिक्स्ड के लिए
65L and both one end hinged और one end fixed point L आपका होगा एज पर IS कोड और थियोरेटिकल L इफेक्टिव। मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कि जनरली स्क्वायर होता है और नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन वो हमारा नॉन सर्कुलर होता है। तो EX मिनिमम अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम ऑफ LEX बाई 500 प्लस DX बाई 30 या फिर 20 mm। ये LEX का मतलब दर्शाता है कि L इफेक्टिव इन X डायरेक्शन, ठीक। और EY मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ LEY बाई 500 प्लस DY बाई 30 या फिर 20 mm। या फिर E मिनिमम अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम ऑफ L इफेक्टिव बाई 300 या फिर 20 mm। तो ये हम लोग जो है लेकर चलते हैं। ये कब? जब नॉन सर्कुलर और नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तब। और रेक्टेंगुलर सेक्शन यानी जनरली स्क्वायर सेक्शन होता है तो X डायरेक्शन का अलग लेकर चलते हैं और Y डायरेक्शन का इसेंट्रिसिटी मिनिमम इसेंट्रिसिटी अलग लेकर जो है हम लोग चलते हैं। बस अलग कुछ नहीं है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं उसी चीज़ को जो है यहाँ पे आपका बोला जाता है। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पेडेस्ट्रल विद प्लेन कंक्रीट कॉलम के लिए 0.15 ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जो कॉलम है 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो कि मैक्सिमम 8% होता है और बीम के लिए 4% और स्लैब के लिए 0.15% आपका होता है। कंक्रीट वॉल्स इन जनरल 0.15% क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ़ वॉल थिकनेस जो है ग्रेटर देन 200 mm है तो 2 लेयर ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो है नीड होगा, ज़रूरत पड़ेगा। और अगर वेल्डेड वायर जो है फैब्रिक और डिफॉर्म्ड बार FE 415 और FE 500 देन 0.15 ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 लेस देन 16 mm होता है। स्पेसिंग के बारे में बात किया जाए बार का तो मिनिमम ऑफ 3T या 450 mm। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इट इज़ 6% क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। जो मैक्सिमम हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है कैन बी रिड्यूज होता है टू 4% एट लैप्ड स्प्लाइस लोकेशन फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। बेटर प्लेसमेंट और कॉम्पैक्शन के लिए तो ये आपका जो है मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आपका होता है। अदर स्पेसिफिकेशन अगर बात किया जाए मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm। कॉलम्स सिलेंडरनेस लिमिट अगर बात किया जाए तो अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इंड स्ट्रेन नॉट ग्रेटर दैन 60 टाइम्स 60 गुना ऑफ लीस्ट लैटरल डायमेंशन। दूसरा, इफ़ इन एनी प्लेन वन एंड ऑफ कॉलम इज अनरिस्ट्रेन्ड then its unsupported length not greater than 100 b² by d। मिनिमम नंबर ऑफ बार बात करें तो फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम 4 एंड फॉर सर्कुलर कॉलम 6 मिनिमम नंबर ऑफ बार्स की रिक्वायर्ड होती है। मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट 300 mm। कवर to reinforcement minimum 40 mm can be reduced to 25 mm for a small sized column। Even
इन एग्रेसिव इन्वायरमेंट जो मैक्सिमम कवर होता है वो लिमिटेड होता है टू 75 mm। कितना? 75 mm। लेटरल टाई इज, लेटरल टाई जो है गवर्नमेंट इज, जो डायमीटर होता है ये गवर्न किया जाता है आपका बाय क्राइटेरिया ऑफ स्टीफनेस, है ना, बाय क्राइटेरिया ऑफ स्टीफनेस, नोट बाय स्ट्रेंथ, है ना, नोट बाय स्ट्रेंथ। हेंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील के। टाई डायमीटर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लॉन्गिट्यूडनल मैक्सिमम बाई 4 या 6 mm के। टाई स्पेसिंग अगर बात किया जाए तो ये डायमीटर डी या फिर 16 5 लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम या फिर 300 मिनिमम 300 mm। तो इनमें से जो भी कम वैल्यू होगा, है ना, इस वन नोट मतलब लेस देन इक्वल टू होता है इसके, तो ये हम इसमें से जो भी हमारा कम वैल्यू होगा उसको जो है लेकर चलेंगे। डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम के अगर डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए तो चेक फॉर शॉर्ट कॉलम लैम्डा का वैल्यू जो है लेस देन 12 होना चाहिए, और ई मिनिमम इसेंट्रिसिटी मिनिमम बात किया जाए तो लेस देन इक्वल टू 0.05 d, देन इट इज़ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम फॉर ASC, पहला पॉइंट अगर ई इज इक्वल टू 0 है, इसेंट्रिसिटी 0 है, फॉर ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम PU इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू AG माइनस AS प्लस 0.75 F बाई ASC, और फॉर शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AG माइनस ASC प्लस 0.67 F बाई ASC। ये हम लोग लेकर चलेंगे। It can be also used when member is subjected to combine। जब मेंबर को जो है कंबाइन किया जाएगा तो एक्सियल लोड और बाई एक्सियल लोडिंग जो बेंडिंग है, एक्सियल लोड और बाई एक्सियल बेंडिंग कंबाइन होता है, और साथ ही साथ यूज़ किया जाता है व्हेन ई लेस देन 0.05 d। चौथा पॉइंट प्रोवाइड ASC, है ना, ASC प्रोवाइड करेंगे चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया, मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया, चेक फॉर मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, प्रोवाइड लैटरल टाइज, है ना, लैटरल टाइज प्रोवाइड करेंगे, चेक फॉर डायमीटर एंड स्पेसिंग। शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम, जो शॉर्ट एक्सियल लोडेड कॉलम होगा विद हेलिकल रेनफोर्समेंट, फर्स्ट PU इज इक्वल टू 0.05 इंटू 0.4 FCK इंटू AG माइनस ASC प्लस 0.67 F बाई ASC। ये हम लोग लेकर चलेंगे जो हमारा शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमीटर है डी कवर का, है ना, ये क्लियर कवर है, ओके, और ये DG है, ग्रॉस डायमीटर है, और ये आपका DH है, ओके। यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट शुड बी सिलेक्टेड सच दैट, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि 0.36 FCK बाई F बाई इंटू AG बाई AC माइनस 1 लेस देन इक्वल टू VH बाई VC। AG जो है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि π/4 DG का स्क्वायर। यहाँ पे DC जो है, DC को कैलकुलेट करने के लिए DG माइनस 2 स्मॉल DC, VH इज इक्वल टू 1000 बाई P इंटू पाई DH इंटू π/4 5H का स्क्वायर। DH जो है डायमीटर ऑफ हेलिक्स है, स्मॉल DC जो है क्लियर कवर
टू टाई डिस्टेंस आपका दिया गया है। पी जो है पिच ऑफ हेलिक्स है, फाई एच जो है डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट है, वी सी जो है वॉल्यूम ऑफ कोर इन यूनिट लेंथ ऑफ कॉलम, और वी सी इज इक्वल टू 1000 इंटू ए सी होता है। पिच के बारे में अगर बात किया जाए तो लेस देन होता है आपका कोर डायमीटर बाई 6 या फिर 75 mm, और पिच जो है बड़ा होता है 3 इंटू डायमीटर ऑफ पाई और 25 mm। इनमें से जो भी होगा वैल्यू उससे बड़ा होगा, और इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगा उससे छोटा होगा। डिज़ाइन ऑफ कॉलम अगर बात किया जाए WSM की कंडीशन में, तो शॉर्ट कॉलम के लिए लैम्डा का वैल्यू लेस देन 12 होता है, तो पी यू इज इक्वल टू सिग्मा एस सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा सी सी इंटू ए सी। सिग्मा सी सी इज इक्वल टू एफ सी के बाई 4, ए सी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए एस सी, सिग्मा एस सी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, और सिग्मा सी सी इज स्ट्रेस इन कंक्रीट। फॉर लॉन्ग कॉलम लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 12, पी यू इज इक्वल टू सी आर इंटू सिग्मा एस सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा सी सी इंटू ए सी। सी आर जो है रिडक्शन फैक्टर है, रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपका 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बाई 48 बी। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ, बी जो है लीस्ट लैटरल डायमेंशन होता है, लैम्डा ग्रेटर देन आपका 50 है, 50 है, देन सी का वैल्यू जो है रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू जो है सी आर का वो हो जाएगा 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बाई 160 आई मिनिमम। आई मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई बाई ए। आई मिनिमम जो है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, कैपिटल आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ग्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू आपका होता है। अब बात करेंगे वॉल एंड फुटिंग के बारे में। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। तो पहला एवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट, जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है उसको जो है क्या करना होता है, एवॉइड करना होता है। फाउंडेशन शुड सस्टेन विदाउट एक्सीडिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी, बिना सेफ बियरिंग कैपेसिटी को एक्सीड किए हुए सॉइल का हम लोगों को फाउंडेशन को क्या करना रहता है, सस्टेन करवाना रहता है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू IS 1080 1962 के अनुसार मिनिमम 50 सेंटीमीटर होता है। एज पर रैंकाइंस फार्मूला D इज इक्वल टू क्यू सी बाई वाई इंटू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। D जो है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, y या गामा जो है ये डेंसिटी ऑफ सॉइल होता है, फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल होता है, क्यू सी जो है ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है। डिज़ाइन कंसीडरेशन अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नॉमिनल कवर लेकर चलेंगे जो कि मिनिमम 50 mm लेकर चलते हैं। मिनिमम जो थिकनेस होता है एट एज ऑफ फुटिंग, वो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है कि इफ़ फुटिंग रेस्ट्स ऑन जो है टॉप ऑफ पाइल्स तो 300 mm, अगर फुटिंग जो है रेस्ट ऑन सॉइल पे करता है तो आपका 150 mm, और फॉर प्लेन कंक्रीट पेडेस्ट्रल फुटिंग विदाउट एनी लॉन्गिट्यूडनल टेंशन स्टील के लिए tan अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.9 इंटू स्क्वायर रूट 100 क्यू नोट बाई FCK प्लस 1 हम लोग लेकर चलते हैं। क्यू नोट जो है कैलकुलेटेड मैक्सिमम बियरिंग होता है, और FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का एट 28 डेज, है ना, 28 दिन पे, जो कि यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ये आप कॉलम देख सकते हो, ये आपका कॉलम है और ये आपका जो है फाउंडेशन है। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और यहाँ पे जो है क्यू नोट आपका जो है नीचे से लग रहा है। क्रिटिकल सेक्शन अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हाफ वे
between the center line and edge of foundation for footing under masonry wall। और दूसरा पॉइंट दिया गया एट फेस ऑफ कॉलम पेडेस्टल और वॉल फॉर फुटिंग सपोर्टिंग अ कंक्रीट कॉलम पेडेस्टल और रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल। क्रिटिकल सेक्शन वन वे शियर के लिए अगर बात किया जाए तो फुटिंग स्लैब रेस्ट ऑन सॉइल, तो जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम पेडेस्ट्रल वॉल के लिए वो डी होगा और पाइल्स के लिए dy2 होगा। क्रिटिकल सेक्शन टू वे शियर है, तो टू वे शियर के केस में इट इज़ अ डिस्टेंस dy2 अराउंड द कॉलम ऑन पेरीमीटर, और जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होगा व्हेन रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड शुड बी लेस देन आपका Ks इंटू टाउ सी। Ks जो है मिनिमम होगा आपका 1 या फिर 0.5 प्लस बी बीटा से, और Ks जो है ये लेस देन इक्वल टू होगा 1 एंड बीटा सी जो है शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, इससे जो हम लोग बीटा सी निकालते हैं। टाउ सी इज इक्वल टू 0.25 इंटू स्क्वायर रूट FCK। जनरली जो थिकनेस होता है स्लैब का वो गवर्न किया जाता है बाय शियर के द्वारा। किसके द्वारा? शियर के द्वारा। जो क्रिटिकल सेक्शन होता है यानी चेकिंग डेवलपमेंट लेंथ इन फुटिंग स्लैब बी सेम प्लेन्स एज दोज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट होता है वो। टेंसाइल रेनफोर्समेंट वन वे स्लैब वन वे रेनफोर्स्ड फुटिंग slab like wall footing reinforcement is uniformly distributed across full width perpendicular to wall direction, and two-way reinforced footing are subdivided into a square footing reinforcement is uniform distributed along with full width in each direction, and rectangular footing is also subdivided into two parts, long direction uniformly distributed और short direction concept of central bond। 8 पॉइंट दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ लोड, जो ट्रांसफर ऑफ लोड होता है एट बेस ऑफ कॉलम इज कंप्रेसिव फोर्स आर ट्रांसफर्ड, कंप्रेसिव फोर्स जो है ट्रांसफर किया जाता है थ्रू डायरेक्ट बियरिंग के, बट टेंशन फोर्सेज, जो टेंशन फोर्सेज होता है आर ट्रांसफर्ड, टेंशन फोर्सेज जो है वो ट्रांसफर किया जाता है थ्रू डेवलप्ड रेनफोर्समेंट। किसके? डेवलप्ड रेनफोर्समेंट के। तो ये आपका जो है फिगर आपको देख सकते हो, यहाँ पे A2 है और ये A1 है। A1 जो है ये मेजर्ड आपका किया गया है। जो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होता है ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट WSM के लिए सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.25 FCK, और LSM के केस में सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK। सिग्मा BR इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू स्क्वायर रूट A1 बाई A2, वेयर स्क्वायर रूट A1 बाई A2 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2। A2 जो है ये लोडेड एरिया होता है एट बेस ऑफ कॉलम, और A1 जो होता है ये मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया ऑफ फुटिंग होता है फॉर बियरिंग विच इज जियोमेट्रिकली सिमिलर टू और कंसेंट्रिक विद लोडेड एरिया A2। डॉवेल बार्स जो मिनिमम नंबर होता है वो ज़रूरत होता है आपका 4। कितना? मिनिमम नंबर जो है 4 ज़रूरत होती है। जो मिनिमम एरिया ऑफ डॉवेल होता है वो 0.5% होता है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सपोर्टेड कॉलम का। जो डायमीटर होता है डॉवेल का वो इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ बार जो कि 0.3 mm होता है। कितना? 0.3 mm होता है। कॉलम बार, जो कॉलम बार्स होता है ऑफ डायमीटर लॉन्गर देन 30 mm, लॉन्गर देन 30 mm इन कंप्रेशन में ओनली कैन बी
डॉवेल्ड, है ना, ओनली कैन बी डॉवेल्ड एट फुटिंग, फुटिंग पे, विद वार ऑफ अ स्मॉलर साइज ऑफ द नेसेसरी एरिया, जो स्मॉलर वार का जो साइज होता है नेसेसरी एरिया के लिए, वो हम लोग लेकर चलते हैं। डिज़ाइन ऑफ फुटिंग अगर बात किया जाए तो अगर आपको दिया गया है लोड पी यू, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है दिया गया है क्यू यू, कॉलम साइज जो है आपका दिया गया है एफ सी के दिया गया है और एफ वाई दिया गया है। तो जो साइज ऑफ फाउंडेशन होगा, तो साइज ऑफ फुटिंग में कॉलम लोड अगर बात किया जाए वो इक्वल होगा पी के, और जो फाउंडेशन लोड होगा वो इक्वल होगा पी एफ, जो कि 0.1 पी होगा, है ना, पी एफ फाउंडेशन लोड। टोटल लोड पी टी इज इक्वल टू पी प्लस 0.1 पी होता है, एंड पी इज इक्वल टू पॉइंट, इसको अगर पूरा जोड़ेंगे, है ना, इसको अगर जोड़ेंगे तो 1.1 पी होगा। ऑल्सो फॉर एलएसएम, एलएसएम के केस में भी एरिया रिक्वायर्ड, ए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पी आर सॉरी पी टी डिवाइडेड बाई क्यू यू सॉरी। चूज एल एंड बी, है ना, ए लेंथ और विड्थ को जो है चूज करेंगे इन सच अ वे, इस तरीके से डैट ए प्रोवाइडेड ग्रेटर देन ए रिक्वायर्ड, ए प्रोवाइडेड जो है ग्रेटर होता है ए रिक्वायर्ड के। नेट सॉइल प्रेशर, जो नेट सॉइल प्रेशर है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बाई ए इक्वल टू कॉलम लोड बाई एरिया प्रोवाइडेड, डब्ल्यू एस एम के केस में डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.5 पी बाई ए एल एस एम के केस में। बेंडिंग मोमेंट अगर बात किया जाए तो एम एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल वी का होल स्क्वायर बाई 8, और एम वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 8। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के सेक्शन में जो है बांटा गया है, और एक एलिमेंट्री लिया गया है ए और बी विड्थ को, और 1 मीटर जो है थिकनेस का जो है स्ट्रिपिंग बनाया गया है, और ये आपका जो है लेंथ और विड्थ आपका जो है टोटल का भी जो है उसके रिस्पेक्ट में आपको जो है किया गया है। ठीक है, ये आपका विड्थ है और ये आपका लेंथ है। फॉर एलएसएम, एलएसएम के केस में हमारा 1.5 डब्ल्यू होता है। बात किया जाए रिक्वायर्ड डेप्थ की, है ना, रिक्वायर्ड डेप्थ की, तो जनरली हम लोग जो है विड्थ जो है कितना लेकर चलते हैं, 1000 mm लेकर चलते हैं। विड्थ कितना लेकर चलते हैं, 1000 mm जो है हम लोग जनरली लेकर चलते हैं। तो एम मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, जो कि एलएसएम के केस में होता है। फॉर 1 वे शियर चेक के लिए अगर बात किया जाए तो आपका वी वाई ना, वी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1 इंटू एल एक्स माई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल बाई ए बाई 2 माइनस डी, एंड वी एक्स जो है डब्ल्यू इंटू 1 इंटू एल वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी माइनस स्मॉल बी बाई 2 माइनस डी। वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगा वी एक्स या वी वाई, उसी को जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू को जो है लेकर चलेंगे। ठीक, अगेन आप यहाँ पे जो है सेम फिगर दिया गया, बट थोड़ा जो एक्सिस जो आपका दिया गया है, एक्स एक्सिस सीधा यहाँ पे लिया गया है और वाई एक्सिस यहाँ पे, यह एक स्मॉल स्ट्रिप जो है एल एक्स और एल वाई जो है आपका लेकर चला गया है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी इज इक्वल टू वी मैक्स बाई बी डी होता है। यहाँ पे टाउ सी जो है ये एज पर IS कोड 456/2000 के अनुसार लेकर चलेंगे। 2 वे शियर चेक के लिए हम लोग B प्लस डी और A प्लस डी लेकर चलेंगे, और स्मॉल के लिए A और B लेकर
चलेंगे। पंचिंग शियर स्ट्रेस जो है डेवलप्ड होता है इज इक्वल टू नेट पंचिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन रजिस्टिंग एरिया के। तो नेट पंचिंग फोर्स इज इक्वल टू पी नेट इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू इंटू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। क्रॉस सेक्शन रजिस्टिंग एरिया ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी का होल इंटू डी इंटू 2 होता है। पंचिंग शियर स्ट्रेस डेवलप लेस देन परमिसिबल पंचिंग शियर के। जो एरिया ऑफ स्टील होता है फॉर शॉर्टर स्पैन के लिए एम मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी जे डी, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, और एम यू एक्स इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू आपका लिमिट स्टेट मेथड के लिए। दिस ए एस टी इज प्रोवाइडेड इन सेंट्रल बैंड विड्थ, जो कि कैपिटल वी लेकर चलते हैं। यू कैन फाइंड टोटल रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन में बाई सेंट्रल बैंड कॉन्सेप्ट फॉर्मूले, जो कि आपका होता है आपका उसके लिए। और अगर हम लोग बात किया जाए रेनफोर्समेंट इन ईच इंड बैंड्स के लिए, तो टोटल रेनफोर्समेंट माइनस ए एस टी इन सेंट्रल बैंड बाई 2 होता है। एरिया ऑफ स्टील फॉर लॉन्गर स्पैन, तो एम वाई इज इक्वल टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी जे डी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, और एम यू वाई इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस डी डी माइनस 0.42 एक्स यू एल एस एम के केस में। दिस रेनफोर्समेंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो रेनफोर्समेंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इंटायर विड्थ कैपिटल वी के। हेयर एरिया ऑफ स्टील इज कैलकुलेटेड, जहाँ पे एरिया ऑफ स्टील जो है कैलकुलेट किया जाता है फॉर 1 मीटर विड्थ के लिए। देन कैलकुलेट फॉर विड्थ बी, देन डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, तो फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिफॉर्मली। व्हेन द कॉलम एंड्स, जब कॉलम एंड्स मसनाइज्ड या स्मूथेंड होता है, तो जो स्प्लीस होता है आर साइन टू टेक 50% ऑफ टोटल लोड ट्रांसफर बिटवीन दो मेंबर के। व्हेन द एंड्स ऑफ कॉलम आर नॉट मसनाइज्ड, जब एंड ऑफ कॉलम मसनाइज्ड नहीं होता है या स्मूथेंड नहीं होता है फॉर कंप्लीट बियरिंग, देन जो स्प्लीस होता है टू डिजाइन टू ट्रांसफर 100% लोड, कितना 100% लोड। ग्रिलेज फाउंडेशन, जो ग्रिलेज फाउंडेशन होता है वो यूज किया जाता है व्हेन सॉइल हैव लो बियरिंग कैपेसिटी एंड हैवी लोड ऑन कॉलम। आई होप कि आज का ये सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके का और भी वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।